हेलो क्लास। आज के इस मास्टर क्लास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद ही शानदार और हिस्टोरिकल मूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम रोमांटिसिज्म या द रोमांटिक एज कहते हैं। एक बेहतरीन कहानी की तरह आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में जाएंगे जिसने आर्ट, लिटरेचर और हमारे सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए सबसे पहले आज का हमारा एजेंडा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे डिफाइनिंग द रोमांटिक एज से, फिर इसके ओरिजिन्स एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे, उसके बाद रूसो एंड कोर फीचर्स, फिर रोमांटिसिज्म इन इंग्लैंड, इसके स्टाइल्स एंड मेजर थीम्स, और आखिर में द मूवमेंट्स कंक्लूजन। ये हमारा आज का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। ये जो रोड मैप है, ये रोमांटिसिज्म को स्टडी करने का हमारा एक कंप्लीट गाइड है। हम इस मैप के हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे ताकि इस पूरे एरा की एकदम क्लियर पिक्चर आपके माइंड में सेट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, डिफाइनिंग द रोमांटिक एज। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर ये रोमांटिक वर्ड आया कहाँ से। तो देखिए, एक जर्मन क्रिटिक और फिलोसोफर थे, फ्रेडरिक श्लेगल। उन्होंने ही सबसे पहले लिटरेचर के इस नए फॉर्म को डिफाइन करने के लिए रोमांटिक टर्म का यूज किया था। यहीं से इस पूरे मूवमेंट को अपनी एक अलग पहचान मिली। लेकिन क्या रोमांटिसिज्म की कोई एक सिंगल डेफिनेशन है? एब्सोल्युटली नॉट। स्कॉलर एफ.एल. लूकस ने अपनी रिसर्च में पाया कि इस मूवमेंट के लगभग 11,396, जी हां 11,396 डेफिनेशंस मौजूद हैं। ये स्टैगरिंग नंबर ही हमें बताता है कि ये टॉपिक अपने आप में कितना वास्ट और कॉम्प्लेक्स है। इसे किसी एक सिंपल बॉक्स में फिट करना इम्पॉसिबल है। इंग्लिश लिटरेचर में इस रोमांटिक एज का जो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम है वो मुख्य रूप से 1798 से 1832 के बीच माना जाता है। वैसे कुछ स्कॉलर्स इसे 1800 से 1850 तक भी एक्सटेंड करते हैं। आप इन डेट्स को अपने दिमाग में एक एंकर की तरह सेट कर लीजिए, क्योंकि हमारी आगे की पूरी हिस्टोरिकल स्टोरी इन्हीं सालों के इर्द गिर्द घूमेगी। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, ओरिजिन्स एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आखिर इस मूवमेंट की शुरुआत हुई कैसे? अगर हम इसे क्रोनोलॉजिकली समझें तो एक तरह से इसकी नींव पड़ी इटली के रेनेसा से। उसके बाद फ्रांस में आया नियो क्लासिसिज्म, जो पूरी तरह से सख्त रूल्स पर बेस्ड था। फिर जर्मनी से रोमांटिसिज्म का उदय हुआ और ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लगा। लेकिन जो असली गेम चेंजर था वो था 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस एक ऐतिहासिक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस समय लोगों के विचारों में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया था। इस कंट्रास्ट को देखिए, नियो क्लासिकल मूवमेंट पूरी तरह से रीजन, ऑर्डर, डिसिप्लिन और सख्त रूल्स में बंधा हुआ था। इसके ठीक ऑपोजिट रोमांटिक राइटर्स ने इन सारे रूल्स को उठाकर बाहर फेंक दिया। उन्होंने लॉजिक या रीजन के ऊपर इमोशन को चुना। इमेजिनेशन, नेचर के लिए प्यार और इंडिविजुअलिटी, यही उनकी एक नई आजाद दुनिया थी। मैंने अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन का जिक्र किया था ना। 1789 की इस महान क्रांति ने पूरी दुनिया को 3 बहुत ही पावरफुल आइडियाज दिए: लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इसने फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स की एक नई आग जला दी और हर तरह के ऑपरेशन का कड़ा विरोध किया। और इसी पॉलिटिकल उथल-पुथल ने वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज और शेली जैसे महान लेखकों को बहुत गहराई से इंस्पायर किया। अब मूव करते हैं सेक्शन 3 पर, रूसो एंड कोर फीचर्स। चलिए उस फिलोसोफर से मिलते हैं जिसने इस मूवमेंट में वैचारिक जान फूंक दी, जीन जैक्स रूसो। इनका एक बहुत ही फेमस कोट है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। यानी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। सोचिए, ये सिर्फ चंद शब्द नहीं थे, ये पर्सनल लिबर्टी की एक चिंगारी थी जिसने पूरे समाज में आजादी की एक नई प्यास जगा दी। रूसो ने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दिया, गो बैक टू नेचर। उनका दृढ़ विश्वास था कि ये जो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये इंसानों को करप्ट करती है। उनके हिसाब से सिर्फ नेचर ही प्योर है और उसी में ही हीलिंग पावर है। इसी फिलॉसफी ने उस दौर के राइटर्स को अपनी सच्ची फीलिंग्स को अहमियत देने, इंडिविजुअलिटी का सम्मान करने और इस आर्टिफिशियल सोसाइटी का डटकर विरोध करने के लिए मोटिवेट किया। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, रोमांटिसिज्म इन इंग्लैंड। देखते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में इसकी शुरुआत एग्जैक्टली कैसे हुई। साल था 1798। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने मिलकर एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स।
बस इसी पब्लिकेशन को इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज का ऑफिशियल स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। ये सच में लिटरेचर की दुनिया का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। इंग्लैंड के इन मेजर पोएट्स और उनके फेमस वर्क्स को अच्छे से समझ लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। विलियम वर्ड्सवर्थ, जिन्हें पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है, उनकी टिंटन एब्बे और द प्रिल्यूड मास्टरपीस हैं। एस.टी. कोलरिज को मास्टर ऑफ सुपरनैचुरल पोएट्री माना जाता है, जिनकी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर और कुबला खान बहुत फेमस हुई। फिर आते हैं लॉर्ड बायरन, जो एक रेबल पोएट थे, अपनी रचना डॉन जुआन के लिए मशहूर। पर्सी बिशे शेली एक रेवोल्यूशनरी पोएट थे, जिनकी ओड टू द वेस्ट विंड बहुत ही पावरफुल है। और फाइनली जॉन कीट्स, पोएट ऑफ ब्यूटी, जिनकी ओड टू अ नाइटिंगेल और ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न आज भी लिटरेचर के पिलर्स माने जाते हैं। एक और दिलचस्प बात, रोमांटिसिज्म सिर्फ पोएट्री तक ही लिमिटेड नहीं था। इसी एरा में सर वॉल्टर स्कॉट ने इवानहो और वेवरली जैसी किताबें लिखकर हिस्टोरिकल नॉवेल नाम के एक बिल्कुल नए जॉनर की शुरुआत की। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ द हिस्टोरिकल नॉवेल भी कहा जाता है। अब हम आ गए हैं अपने 5वें सेक्शन पर, स्टाइल्स एंड मेजर थीम्स। आखिर इन राइटर्स के लिखने का तरीका क्या था? रोमांटिसिज्म के मेन फीचर्स को अगर हम समराइज करें तो वो कुछ इस तरह होंगे। पहला, लव ऑफ नेचर, प्रकृति इनके लिए सब कुछ थी। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन, ये कल्पना को सबसे बड़ी क्रिएटिव पावर मानते थे। फिर इमोशन ओवर रीजन, यानी लॉजिक से ज्यादा फीलिंग्स जरूरी हैं। इसके अलावा इंडिविजुअलिज्म, आम किसानों या विलेजर्स की लाइफ में इंटरेस्ट, भूत प्रेत या सुपरनैचुरल चीजें, और कैसल्स या नाइट्स जैसे मिडिवल थीम्स इनकी राइटिंग का एकदम कोर हिस्सा हुआ करते थे। इस पूरी फिलॉसफी को जॉन कीट्स की एक लाइन बहुत ही खूबसूरती से समराइज कर देती है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, यानी सौंदर्य ही सत्य है और सत्य ही सौंदर्य है। उनके लिए दुनिया की असली सच्चाई बस इसी खूबसूरती में ही छुपी थी। अगर हम इनके स्टाइल और थीम्स को क्लोजली एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही सिंपल और इमोशनल लैंग्वेज यूज करते थे, जिसमें एक तरह की म्यूजिकल क्वालिटी होती थी। इनके पोएटिक मेथड्स में नेचुरल इमेजरी और डीप सब्जेक्टिव फीलिंग्स का इस्तेमाल होता था। और इनके की थीम्स क्या थे? चाइल्डहुड, रेवोल्यूशन, सॉलिट्यूड यानी एकांत, फ्रीडम और जाहिर है प्यार। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द मूवमेंट्स कंक्लूजन। चलिए इसे अच्छे से रैप अप करते हैं। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि रोमांटिक एज सिर्फ एक लिटरेरी ट्रेंड नहीं था, ये एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था। एक ऐसा आंदोलन जिसने इंसानी सोच को पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया, रीजन से हटाकर इमोशन पर, सोसाइटी से हटाकर इंडिविजुअल पर, और आर्टिफिशियल लाइफ से निकालकर वापस नेचर की तरफ। क्लास को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। हमने देखा कि रोमांटिसिज्म ने लिटरेचर, आर्ट और म्यूजिक पर कितना गहरा इम्पैक्ट डाला। तो क्या आज की हमारी इस मॉडर्न दुनिया में, हमारी फिल्मों में या हमारे समाज में आपको रोमांटिसिज्म की उस इमेजिनेशन, फ्रीडम और ब्यूटी की कोई झलक दिखाई देती है? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के इस मास्टर क्लास एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और इमेजिन करते रहिए।